नमस्कार। आप देख रहे हैं लाउड इंडिया टीवी और मैं हूं संतोष भारती और इस समय आप हैं द संतोष भारतीय शो में। मुझे सम्मान दे रहे हैं आप इस शो को देख करके। मुस्कुराइए कि आप हिंदुस्तान में। आज मैंने इसलिए कहा कि मुझे सरकार की एक मजबूरी समझ में नहीं आती। सरकार किसानों को अपनी बात न समझा पाए, समझ में आता है क्योंकि सरकार ने कह दिया किसान हठ धर्मता पर है, किसान खामोखा अड़े हुए हैं, वो सरकार की बात समझना ही नहीं चाहते। जबकि सरकार किसानों के लिए कानून उसने इसलिए बनाए कि किसानों को इसका फायदा हो, किसानों की जिंदगी में कुछ ज्यादा परिवर्तन आए और उन्हें पूरा लाभ मिले। किसान समझने को तैयार नहीं। किसान नहीं समझ रहा है वो तो समझ में आता है मुझे, क्योंकि सरकार ने उन्हें अनपढ़, निर्बुद्धि, न सोचने समझने वाला घोषित कर दिया है। लेकिन लोगों को क्या हो गया? कोरोना को लेकर के सारी दुनिया में इतना शोर है और सबसे ज्यादा शोर अपने मुल्क में है, हमारे देश में। कोरोना का नया स्ट्रेन आ गया, ऐसा स्ट्रेन आया, वैसा स्ट्रेन आया। कोरोना को लेकर के लोगों को ये सावधानी बरतनी चाहिए। और मैं देख रहा हूं, आज मैंने कम से कम 11-12 शहरों में बात की, कहीं पर भी कोरोना को लेकर के लोगों में चिंता नहीं। कोरोना के बारे में जो कहा गया था, आखिर में क्या निकला है कि अगर कोरोना से बचना है तो आप मास्क लगाओ। कहीं कोई मास्क लगाया नहीं दिख रहा है, कहीं भी। न दिल्ली में, न बंबई में, न कलकत्ता में। कलकत्ता में हमने देखा पॉलिटिकल पार्टीज की जो जुलूस निकलते हैं वो कैसे निकल रहे हैं। किसी छोटे शहर में नहीं, लखनऊ में नहीं, हाथरस में नहीं, सहारनपुर में नहीं, भोपाल में नहीं, मंदसौर में नहीं, जहां जहां मेरे परिचित थे मैंने सबसे पूछा, कहीं पर भी कोरोना को लेकर किसी को कोई चिंता नहीं है। फर्रुखाबाद, मैनपुरी, इटावा, सब जगह, उन्नाव, सब जगह मैंने फोन किया और पता चला कि कोरोना को लेकर के किसी को कहीं कोई चिंता नहीं है और कोई सरकार की इस बात पर ध्यान नहीं दे रहा है कि आप कोरोना से बचने के लिए मास्क लगाइए, सोशल डिस्टेंसिंग करिए, जो 3 फीट की दूरी है, लोगों से कम मिलिए, ज्यादातर घर में रहिए। कोई मान नहीं रहा है। बाजार वैसे के वैसे ही भरे हुए हैं, दुकानें, मॉल, सिनेमा हॉल वैसे ही भरे हुए हैं। सिनेमा हॉल में थोड़ी संख्या कम है लेकिन संख्या बढ़ती जा रही है। अब मैं ये समझ नहीं पा रहा हूं कि किसमें गड़बड़ है। क्या इस देश की जनता भी किसानों की तरह बुद्धू है? क्या इस देश की जनता भी किसानों की तरह से मतिभ्रम में है या मंदबुद्धि है, या सरकार के समझाने की शक्ति खत्म हो गई है? सरकार किसानों को नहीं समझा पा रही है, सरकार जनता को नहीं समझा पा रही है। कोरोना को लेकर के बहुत तेजी से शोर है वैक्सीनेशन का, और आज जिस तरीके से वैक्सीनेशन का प्रचार हुआ है, बहुत अच्छा हुआ कि प्रधानमंत्री ने वैक्सीन लगवाई, वीडियो बना, सारे देश में दिखाया जा रहा है। अमित शाह जी ने वैक्सीन लगवाई, वीडियो बना, सारे देश में दिखाया जा रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं कि कहीं ये कोरोना से लड़ने का प्रचार है या किसी और चीज का इवेंट है, क्योंकि हमारे देश में हमारे बड़े ये प्रधानमंत्री जी हर चीज को इवेंट बनाते हैं। आज भी इवेंट हो गया कि 60 साल से ऊपर के लोग, उन जिनको आज से वैक्सीन लगनी शुरू हुई है, इवेंट है, अच्छा है। लेकिन दिक्कत यह है कि अब ये हो रहा है कि आप अपनी वैक्सीन खुद नहीं चुन सकते। सरकार जिस वैक्सीन को चाहेगी वही आप लगा सकते हैं। अब लोगों का भरोसा 1, 2, 3, 4 वैक्सीन में किसके ऊपर है, ये देखने की बात है। बहुत सारे लोगों ने मुझे फोन किया कि हमने कहा कि इस कंपनी की वैक्सीन हमें लगाओ, वो उपलब्ध नहीं हुई। अब मुझे पता नहीं है ये क्यों चल रहा है कि वैक्सीन इस कंपनी की ही लगाओ, उस कंपनी की मत लगाओ। सरकार इसको भी लोगों को नहीं समझा पा रही है। उसने कहीं नहीं कहा कि ये सारी वैक्सीन एक ही तरह की हैं और ये रोग प्रतिरोधक क्षमता व्यक्ति में बढ़ाने वाली है। सरकार क्यों नहीं समझा पा रही? अब लोग ढूंढ रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने कौन सी वैक्सीन लगाई। अब वो उसी वैक्सीन को लगाना चाहते हैं। गृह मंत्री ने कौन सी वैक्सीन लगाई, वो उसी वैक्सीन की मांग कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें सुरक्षित और शुद्ध है, इसमें कोई हार्म नहीं है। अफवाहों का कुछ नहीं कह सकते। ओवैसी ने एक
आज एक ओवैसी साहब ने एक बयान छोड़ दिया कि 60 साल से ज्यादा उम्र के लोगों में वैक्सीन कोई प्रभावी नहीं। मुझे नहीं पता सत्य क्या है, लेकिन सरकार को जिस सच्चाई को लोगों के सामने रखना चाहिए, पहले तो कोरोना के खतरे लोगों को ये बताना चाहिए कि पुराना कोरोना और इस कोरोना में, और जो नया वो कह रहे हैं कि थर्ड स्टेज का स्ट्रेन आया है, इनमें फर्क क्या है। और अगर इनमें फर्क है तो हमारे यहाँ क्या पहले से सोच लिया था कि जिसका एक प्रचार हुआ कि दुनिया में नहीं हुआ, हमारे यहाँ हुआ कि हमारा जो वैक्सीन है वो कोरोना के तीनों स्ट्रेन में प्रभावशाली है, सिर्फ एक में नहीं है, तीनों में प्रभावशाली है। ये हमारे यहाँ का प्रचार है। विदेश में कोई नहीं कह रहा है, ना रूस कह रहा है, ना इंग्लैंड कह रहा है, ना कोई और देश कह रहा है, जहाँ अमेरिका फाइजर वगैरह वहां कंपनियां हैं, कि हमारा इंजेक्शन, हमारा टीका तीनों प्रकार के जो नए कोरोना के स्वरूप आए हैं उनमें लाभदायक है। अब हो रहा है ऐसा, तो मेरी यही चिंता है कि सरकार समझा क्यों नहीं पा रही है। सरकार समझाए तो लोगों की जिंदगी बच सकती है, या फिर सरकार इस कोरोना का कोई दूसरा उसके सामने उपयोग है, किसान आंदोलन को खत्म करना, सारे देश में जहां जहां किसानों की महापंचायत हो रही है उसको रोकना। कहीं अब मन में शंकाएं तो उठती है ना कि किसान सरकार की बात अगर लोग नहीं समझ रहे हैं, इसका मतलब है लोगों को सरकार के ऊपर भरोसा नहीं है, और न वो मास्क लगा रहे हैं, न वो 3 फीट की दूरी की मर्यादा का पालन कर रहे हैं, जिसे सरकार ने सोशल डिस्टेंसिंग शब्द का इस्तेमाल किया विदेशों की नकल पे। होना चाहिए था कि 3 फीट की शारीरिक दूरी होती, लोग ज्यादा समझते, पर सामाजिक दूरी आपने कह दिया। अब सामाजिक दूरी का मतलब बहुत कुछ अलग निकलता है, उसके ऊपर मैं आज बात नहीं करना चाहूंगा, पर हाँ, लोगों के सोचने के लिए जरूर ये सवाल है कि सामाजिक दूरी शब्द क्यों सरकार इस्तेमाल कर रही है। क्या इसके पीछे कोई शब्दों का या वाक्यों का एक तरह का प्रयोग, उसका एक दूसरी तरह का अर्थ निकालने की कोई योजना है, पता नहीं। लेकिन हाँ, सरकार को चाहिए लोगों को समझाने के लिए अपने तंत्र का इस्तेमाल करे, अपने कार्यकर्ताओं का, आरएसएस के लोगों का, सरकारी कर्मचारियों का जो गांव-गांव में हैं, उनका इस्तेमाल करना चाहिए, ताकि लोगों को समझाएं कि जो नया कोरोना का स्वरूप आया है ये कितना खतरनाक है। अब सरकार नहीं समझा रही है, ये भी मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि सरकार समझा क्यों नहीं रही। पहले तो सरकार बहुत तेजी के साथ सब कुछ समझाती थी, अब नहीं समझा रही है। क्यों, मुझे नहीं पता। आप सोचिए क्यों नहीं समझा रही है। दूसरी चीज जो मैं आपसे बात कहना चाहता हूं, एक नई खबर आई कि जब गलवान में हमारे सिपाही मारे गए, चीन की सीमा पर जो गलवान घाटी है, मारे गए, और चीन को ये लगा कि हिंदुस्तान को कोई सबक सिखाना चाहिए, तो हमारे यहाँ इतने विश्व भर के वैज्ञानिक हैं, विश्व प्रसिद्ध वैज्ञानिक हैं, हम डिजिटल इंडिया हो गए हैं। चीन ने बीजिंग में बैठे बैठे हमारे यहाँ बंबई में एक प्रयोग किया। अपने देश का एक आर्थिक राजधानी कहलाती है बंबई, बंबई में एक प्रयोग किया, और उसने 24 घंटे के लिए बंबई की पूरी रोशनी गुल कर दी, कोई रोशनी नहीं। कैसे? उसने वहीं से डिजिटली हैक कर लिया हमारे सारे उन कंप्यूटर्स को, जो कंप्यूटर्स बंबई में बिजली देने का या रोशनी देने का काम करते हैं। ये चीन ने ट्रायल किया, अब जाकर के विदेश की एजेंसियां इसका खुलासा कर रही हैं। हमारे देश की एजेंसियों को तो अभी तक नहीं पता, विदेश की एजेंसियां खुलासा कर रही हैं कि चीन ने ये बंबई में उसका इस्तेमाल किया। अब हम चीन को गालियां जितनी दें, लेकिन जिस तरह की टेक्नोलॉजिकल वार हो रही है, उसमें चीन ने एक ट्रायल लिया कि अगर हम ये करें तो देखते हैं कहाँ क्या असर होगा। पाकिस्तान पे करने का कोई मतलब नहीं था, अमेरिका और इंग्लैंड पे वो कर नहीं सकते थे, ईरान पे करना नहीं चाह रहे थे, तो उनके लिए एक देश था हिंदुस्तान, भारत, हमारा महान भारत, जिसपे उन्होंने इसका प्रयोग किया, और हम पूरे बंबई की रोशनी 24 घंटे के लिए बंद, ऑफ, कोशिश कर गई सरकार, लेकिन बंबई की रोशनी ठीक नहीं हुई। 24 घंटे के बाद ठीक हुई, जब उन्होंने वहां से उसको रिलीज किया।
ये हैक कर लिया चीन ने हमारे यहाँ। अब इसका एक दूसरा पहलू देखिए, हमारी सारी अर्थव्यवस्था की जानकारी चीन के पास है। हम थाली लेकर के हमने पेटीएम को अपने यहाँ आमंत्रित किया। पेटीएम अलीबाबा एक चाइनीज कंपनी है जिसका एक उपक्रम है। चीन के सारे यंत्र हमारे सूचना तंत्र में हैं, चीन के सारे यंत्र हमारे आर्मी में हैं, हर जगह चीनी यंत्र हैं, हर जगह इक्विपमेंट्स हैं, चाइनीज इक्विपमेंट्स। हमारे देश में मोबाइल सारे के सारे चीन के हैं। और ये सारी चीजें, अब डिफेंस मिनिस्ट्री ने भी एक बयान दिया था, मैं कभी अक्सर कहता हूं कि हमारी सेनाएं चाइनीज स्मार्टफोन का छोड़ दीजिए, किसी भी स्मार्टफोन का इस्तेमाल न करें, क्योंकि सैमसंग है तो कोरियन कंपनी, लेकिन उसके मोबाइल जो हिंदुस्तान आते हैं वो बनते हैं शंघाई में या चीन में। बहुत सारी चीजें जो यहाँ आती हैं किसी बड़ी कंपनी का ठप्पा लगाए हुए, वो असेंबल होती हैं या मैन्युफैक्चर होती हैं चीन में। उनमें बग लगा हुआ है, उसमें जो भी चीज होगी वो सीधे चीन को ट्रांसफर हो जाएगी। तो हमारी सरकार जो डिजिटल इंडिया की बात कर रही है, वो अलग चीज है कि हम मोबाइल से पे एक दूसरे से बात नहीं कर सकते। वो अलग चीज है कि हमारा इंटरनेट इतना खराब है कि हम बातचीत कर लेते हैं तो हम ईश्वर को धन्यवाद देते हैं कि आज हमारी ठीक ठीक बातचीत हो गई। और आपके जैसे लोग, हमारे जैसे लोग जो इंटरनेट के ऊपर अपनी बात कहना चाहते हैं या जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं, वो सब परेशान है क्योंकि उनकी ऑनलाइन क्लासेस नहीं हो पा रही हैं, क्योंकि हमारे यहाँ का इंटरनेट इतना स्लो है। इंटरनेट और सोशल मीडिया हमारे देश के कुछ बड़े पूंजीपतियों के हाथ में है। बहरहाल पूंजीपतियों का सवाल अलग है, लेकिन मेरा ये कहना है कि चीन ने जिस तरीके से हमारे देश के एक शहर को अपने प्रयोग का निशाना बनाया, क्या हमें आगे के लिए सचेत नहीं होना चाहिए कि जब कोई लड़ाई की स्थिति आएगी तो हमारे हथियार जो डिजिटाइज हैं, जो डिजिटली कंट्रोल होते हैं, क्या वो हथियार काम करेंगे? क्या हमारे लोग, जो हमारा फाइनेंशियल सिस्टम है वो काम करेगा? चीन के इस प्रयोग से तो डर लगता है कि ऐसा नहीं होगा। हमारी पूरी एजुकेशन मशीनरी और बाकी सारी चीजें, फाइनेंस मिनिस्ट्री काम सही कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, या उनके बीच में भी गलत इंफॉर्मेशन फीड हो जाएगी। ये जो गलवान के बाद हुआ, जिसका आज खुलासा आया है कि देश में एक शहर को, पूरे शहर को इलेक्ट्रिकली या पावर के हिसाब से पैरालाइज कर देना, ये छोटी चीज नहीं है। लेकिन ये खबर विदेशों से आई, जहां से ये खबर निकली, हमारे देश की सरकार अभी तक खामोश है, कुछ कहना ही नहीं चाहती। यही कहे कि चीन गलत कह रहा है, ये चीन का प्रचार है, हम मान लेंगे कि चीन का प्रचार है, पर सरकार को कुछ तो कहना चाहिए। सरकार नहीं कह रही है। तीसरी महत्वपूर्ण चीज जो बहुत महत्वपूर्ण है, चुनाव की घोषणा हो गई और चुनाव की घोषणा के बाद कलकत्ता और असम, यानी बंगाल और असम, सारे टेलीविजन चैनल्स का और नेताओं का मुख्य फोकस का केंद्र हो गए। उनके लिए अब देश में कोई समस्या नहीं है। और खासकर बंगाल में जिस तरीके के जुलूस निकल रहे हैं, जिस तरीके से आपस में झगड़े हो रहे हैं, गाली चल रही है, गलौज चल रही है, सब कुछ हो रहा है, और उसमें कोरोना को लेकर के जितनी असावधानी है समझ में आता है। लेकिन इन सबके बीच में भारतीय जनता पार्टी के लिए एक हल्की सी दुख की खबर है, क्योंकि एक टीवी चैनल ने परसों एक सर्वे दिखाया जिसमें उन्होंने कहा कि बीजेपी की सीटें 90 से 100 के आसपास हो सकती हैं, लेकिन सरकार ममता बनर्जी की बनेगी। उन ममता बनर्जी की जिनके साथ कांग्रेस ने और वामपंथी दलों ने हाथ मिलाने से मना कर दिया। ममता बनर्जी के बहुत सारे साथी छोड़ करके चले गए हैं भारतीय जनता पार्टी में। अभी भी जाने वालों का सिलसिला थमा नहीं है और भारतीय जनता पार्टी कह रही है, और जब अमित शाह कह रहे हैं तो सच कह रहे होंगे, क्योंकि वो जो कहते हैं सच होता है। अक्सर राज्यों के चुनाव परिणाम उनकी भविष्यवाणी के तहत अंतर्गत सही नहीं साबित हो रहे हैं, लेकिन
वो जो कहते हैं उसके ऊपर लोग विश्वास करते हैं, क्योंकि वो देश के आज के चाणक्य हैं। उनमें दो चीजें हैं, सरदार पटेल भी वो हैं, लौह पुरुष भी हैं और चाणक्य भी हैं। उनका ये कहना है कि हम ममता बनर्जी को बंगाल की गद्दी से आउट करेंगे और हम 2/3 बहुमत से जीतेंगे। अब उनका कहना है तो लोग डरे हुए हैं कि अमित शाह क्या करेंगे, क्या रणनीति अपनाएंगे, कैसे अपनाएंगे। दूसरी तरफ बंगाल में जो अखबारों में नहीं आ रहा है, जो टीवी चैनल्स में नहीं आ रहा है, वहां का जो गरीब बंगाली है या बंगाल के रहने वाले गरीब हिंदी भाषी, ये गरीब मुसलमान, ये सब ममता बनर्जी के साथ हैं। मैं ममता बनर्जी का कैंपेन नहीं कर रहा हूं, मैं तारीफ कर रहा हूं उनकी। मैं तो सिर्फ ये बता रहा हूं जो खबरें हमारे पास आ रही हैं। और शायद इसीलिए अगर एबीपी का सर्वे फार्स नहीं है, सी वोटर का सर्वे फार्स नहीं है, झूठ नहीं है, ममता बनर्जी को कंफ्यूजन में डालने वाला सर्वे नहीं है और वो सर्वे सही है, तो पहली बार इतने महीनों में, जब से भारतीय जनता पार्टी ने वहां अपना कैंपेन शुरू किया है, तब से पहली बार खबर आई कि ममता बनर्जी अकेली लड़के भी जीत सकती हैं। लेकिन वहां भी एक कमाल हो रहा है। हमारे प्रशांत किशोर जी ने लाइन दे दी है कि बंगाल को बंगाल की बेटी चाहिए, और खुद आज पंजाब सरकार के एडवाइजर हो गए हैं और कैबिनेट मंत्री का उनको पद मिल गया है। अब इन सारी चीजों के बीच में प्रशांत किशोर की अपनी भूमिका महत्वपूर्ण हो सकती है, पर सबसे महत्वपूर्ण है बंगाल के आम लोगों की भूमिका। उस भूमिका को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी के ऊपर सर्वे की इस टिप्पणी ने थोड़ा सा माहौल को गर्मा भी दिया है और धुंधला भी बना दिया है। इतना धुंधला बना दिया है कि लोग आपस में बातचीत करने में भी हिचक रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी के मुख्य रणनीतिकार, मुख्य चेहरा कैलाश विजयवर्गीय, जो मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं, जिन्हें शुरू से ये जिम्मेदारी सौंपी गई थी कि आपको बंगाल का चुनाव लड़ना है, देखना है, और वो बंगाल में गए। उनके साथ मुकुल राय थे और मुकुल राय अभी भी उनके साथ हैं, और बाकी लोग भी मुकुल राय ने तोड़ करके ममता बनर्जी की पार्टी के जितने महत्वपूर्ण लोग थे उनको हिला के, डुला के, जिस भी प्रकार से हो प्रलोभन दे करके उन्हें अपने साथ मिला लिया। इसके बावजूद सर्वे अगर कह रहा है कि ममता बनर्जी जीतेंगी, तब इसका क्या मतलब है मुझे नहीं पता। इसका मतलब आप निकालिए। और सबसे आखिर में किसान इस सारी चर्चाओं के बीच से गायब है। लेकिन किसान गायब नहीं है, किसानों की महापंचायत हो रही है, हर जगह हो रही है। रुद्रपुर जैसी छोटी जगह में मीटिंग हुई, उत्तराखंड में रुद्रपुर बहुत छोटी जगह, वहां मीटिंग हुई और वहां 25 से 30 हजार लोग आए। टीवी चैनलों ने वहां के चला दिया कि 1 लाख लोग आने वाले थे, सिर्फ 30 हजार लोग आए। अब टीवी चैनल वालों से कोई पूछे क्या रुद्रपुर में 1 लाख की सभा हो सकती है? कितना बड़ा रुद्रपुर है, कितने बड़े मैदान है, पर कौन पूछे? जो पूछे वो अपने को अपना सर नीचा रखे, क्योंकि वो चाव 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 कुछ और कर देंगे। हाँ, उस पत्रकार की तारीफ करने की इच्छा हो रही है, रक्षित, एक टीवी चैनल का पत्रकार जो किसान पंचायत के मंच पर गया और जिसने कहा कि मैं तुझे सच नहीं दिखा सकता हूं, इसलिए मैं रिजाइन कर रहा हूं। उसके साहस की दाद देनी थी, क्योंकि वो घर में अकेला कमाने वाला है। उसके घर में और कोई कमाने वाला नहीं, उसकी पत्नी है, बच्चे हैं, माँ बाप है। वो कैसे अपनी जिंदगी चलाएगा पता नहीं। लेकिन इस दौर में जब साहस लोगों में कम हो रहा है, हिम्मत कम हो रही है, उसमें रक्षित की तारीफ करनी चाहिए और मैं तारीफ कर रहा हूं। जिसने अपना विरोध अपने त्यागपत्र के रूप में टीवी चैनलों के बीच में दिखाया। बहुत सारे टीवी चैनल हैं जिनके पत्रकार हम लोगों को जानते हैं, रिपोर्टर। मैं कश्मीर से शुरू करता हूं और किसानों तक आता हूं। बहुत सारे ऐसे पत्रकार हैं जो कहते हैं कि हम जो भेजते हैं शूट करके, वो न्यूज रूम में जाकर के टेलीविजन के दरबारी चैनलों के, वो भाषा दूसरी हो जाती है। फुटेज हमारे रहते हैं,
लेकिन उसका वॉइस ओवर कुछ और हो जाता है। इसलिए किसानों का मसला ये है कि अब किसानों ने अपनी रणनीति बदली है और उनका कहना है कि यहाँ भीड़ जब करनी है तब करेंगे। जैसे उन्होंने 8 मार्च का दिन तय किया है, जिस दिन महिलाएं सारे देश में अपनी अपनी जगह पर अपनी ताकत दिखाएंगे। लेकिन छात्रों का, नौजवानों का और ये जो किसान पंचायत के नाम पर बड़े बड़े जमावड़े हो रहे हैं किसानों के, और वो सीधी बात कर रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि हमारे बीच में हमारी जब भीड़ कम होती है तो ये कह देते हैं कि इनमें मतभेद है। हमारी भीड़ कम होती तो टेलीविजन चैनल और अखबार लिख लेते हैं किसान आंदोलन टूट रहा है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, हम एक योजना बनाते हैं। महिलाएं इस आंदोलन में अब और आगे आ रही हैं। आज पंजाब में बहुत बड़ी मीटिंग हुई जिसमें ये तय हुआ कि महिलाएं बढ़ें दिल्ली की तरफ। और ये महिलाएं कौन? घरों की महिलाएं, किसानों की महिलाएं, उनकी पत्नियां, उनकी बेटियां, उनकी माताएं बॉर्डर की तरफ बढ़ रही हैं। किसान आंदोलन अपने पूरे शबाब पर है, पूरे जोश में है, पूरे खरगोश में है और किसान हर उसको आकर्षित कर रहे हैं जो दुनिया के विभिन्न समाचार चैनलों को देखते हैं, वहां के अखबारों को इंटरनेट पे देखते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ वो खबरें नहीं आती। हमारे यहाँ ये खबर तो प्रमुखता से आएगी कि ट्रंप ने कहा है कि हम 2024 के चुनाव में अमेरिका में दोबारा राष्ट्रपति बनूंगा, लेकिन ये खबर नहीं आएगी कि अमेरिका के किन अखबारों में किसान आंदोलन की या टेलीविजन चैनलों में किसान आंदोलन की खबर आई, फ्रांस में कहाँ आई, इंग्लैंड में कहाँ आई, दुनिया भर के, जर्मनी में कहाँ आई। दुनिया भर में किसान आंदोलन की तारीफ है और किसान आंदोलन की तारीफ का हाल ये है कि आज किसानों ने ये भी तय किया है कि हम लोग अब थोड़ा सा मिलकर के ग्रुप्स में घूमेंगे। पहले राकेश अलग जा रहे थे, चढ़ूनी जी अलग जा रहे थे, वो अलग जा रहे थे, वो अलग जा रहे थे, क्योंकि ज्यादा जगह थी। पर अब उन्होंने तय किया कि हम 2-3 लोग एक साथ चला करेंगे और ये उनकी रणनीति इस मामले में तारीफ के लायक है कि इससे उन लोगों को मौका नहीं मिलेगा जो लोग ये कह रहे हैं कि किसानों के नेताओं में आपस में फूट पड़ गई है। और ये फूट पड़ना ये एक ऐसी चीज है निगेटिव जिसको लेकर के तेजी के साथ चारों तरफ एक अफवाहों का बाजार खड़ा किया जा रहा है। आखिर में मैं यही कहूंगा आपसे कि सरकार की बातों को सुनिए कोरोना को लेकर के। अगर आपको लगता है कि सरकार गलत कह रही है तो सरकार से सवाल पूछिए, अपने सांसद से पूछिए, अपने विधायक से पूछिए और देखिए सांसद और विधायक भी मास्क लगाए हैं कि नहीं लगाए हैं। लेकिन सरकार की बात का जिस तरीके से उल्लंघन हो रहा है, धड़ल्ले से उसे अनदेखी कर रहे हैं। शहर का आप खुद देखिए ना, आपका कोई भी बाजार, कोई भी जगह भीड़ से कम नहीं है और 3 फीट तो छोड़ दीजिए, 1 फीट की भी दूरी नहीं है। जितना खड़े हो सकते हैं उतने नजदीक लोग खड़े हैं और मास्क नहीं लगाए हुए हैं, या मास्क लगाएंगे तो ऐसा लगाएंगे जिसका कोई मतलब ही नहीं है। सरकार अलग अलग मास्क वालों के पहले जो मास्क आए थे, कोई N95 पता नहीं क्या क्या नाम थे, मास्क वालों ने सरकार से एक मास्क का पहले प्रचार करवाया, फिर दूसरे मास्क का नाम लिया, उसका प्रचार कराया। अब तो प्रधानमंत्री ने कह दिया है कि आप खाली रूमाल बांध दो या गमछा बांध दो नाक के ऊपर, वो आपके मास्क का काम करेगा। बहरहाल व्यापार इसमें घुसा हुआ है, बुरी तरह घुसा हुआ है। वैक्सीन हो तो व्यापार है, दवाइयां हो तो व्यापार है। दुनिया में हमारी वैक्सीन जा रही है, लोग लगाएं तो व्यापार है। कोई देश अगर वैक्सीन वापस कर दे तो व्यापार है। हर चीज व्यापार के इर्द गिर्द है। पर आप इस सारी चीज के बीच में अपनी मुस्कान मत खोइए। आप मुस्कान नहीं खोते हैं तो देश को बचाने में अपना योगदान करते हैं। देश में आपस में मतभेद के बीच आपकी मुस्कान एक मित्रता का पुल बनाती है। इसलिए कृपा करके आप मुस्कुराइए और
जो सवेरे आपको 8-10 लोग मिलते हैं उन्हें मुस्कुराकर उन्हें नमस्ते कीजिए, उनका आशीर्वाद आपको मिलेगा, आपका भी दिन बन जाएगा। मैं इस प्रोग्राम को समाप्त कर रहा हूँ, द संतोष भारती शो, और आपसे पुनः अनुरोध करता हूँ कि आप सरकार से सवाल पूछिए। पहली चीज तो सरकार के कहे के ऊपर अमल कीजिए कोरोना को लेकर के, क्योंकि अगर कुछ नहीं है और इन्फेक्शन ही गहरा है तो भी आपके लिए नुकसानदेह है। तो हम फिर मिलते हैं कल रात में। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। जय हिंद।